तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10, जिसका शीर्षक क्या है? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद्र। ये एक आंचलिक कहानी है, ठीक है। चंद्र, प्रेमचंद्र, ठीक है। ये जो ऊपर बिंदी है इसका अर्थ होता है नौ, आधा नौ, अलंत वाला, है ना। तो प्रेमचंद है। तो ये एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? बचपन के पुरानी बातें। शांतनु, आंचलिक कहानी किसे कहते हैं? कोई क्षेत्र विशेष में लिखा गया जो कहानी होता है ना, किसी भी क्षेत्र विशेष में, हाँ। तो उसे आंचलिक कहानी कहते हैं। तो ये जो हमारी आज की कहानी है ना, वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में लिखी गई है, उस पर आधारित है ये कहानी, है ना। तो लेखक खुद बिहार से हैं, उन्होंने वहीं उसी मिट्टी में जन्मे, उसकी जो भी गुण दोष जो भी थे सबको ध्यान से देखा, उसी से आधारित ये हमारी आज की कहानी है। तो इससे आप देखिएगा जो गद्य संबंधी लिखा हुआ है उसमें देखिए, गद्य संबंधी वही कॉर्नर वाला पेज देखिए, इसमें क्या लिखा है? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने समाज में व्यापक वादा खिलाफी मतलब समझते हो? जब हम लोग किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद फिर वादे से मुकर जाते हैं, उसे वादा खिलाफी कहते हैं, ठीक है ना। तो वादा खिलाफी वृद्ध मतलब समझते हो? हाँ, बूढ़ों के प्रति, उनके प्रति तिरस्कार यानी जो हमारा व्यवहार गलत होता है, तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार, यानी उस पर जोरदार प्रहार किया, उस पर उसको ठेस पहुंचाया, इस रचना के माध्यम से किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके प्रति मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। ये जो हमारी आज की कहानी है ना, ये ऐसी कहानी है जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और वो उनको आदर सत्कार नहीं देते हैं, है ना, उसी के प्रति ये कहानी लिखी गई है। और जो हम वादा भी करते हैं, देखिए, एक तो हमारा जन्मजात वादा होता है। क्या होता है? अभी आप पैदा हुए जिस कुल में, वंश में, जिस परिवार में, अभी वो परिवार आपका बहुत ही लाड से यानी बहुत ही प्यार से आपका परवरिश कर रहा है, आपका देखभाल कर रहा है, आपके प्रति आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी यानी आजी आजोबा, हाँ, वो अपना नहीं सोच के पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं आपके लिए जो कर रहे हैं। तो फिर ये कर्तव्य आपको आ जाता है जब वो बूढ़े होंगे, आप युवा अवस्था में आओगे, है ना। क्योंकि देखिए, हर माता पिता जो होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनका एक उम्मीद होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, अपने बच्चों के प्रति एक उम्मीद होता है, उम्मीद जिसे हो, ठीक है। तो इसीलिए हर एक हम लोग जन्मजात वादा हमारे साथ होता है, और वही काम अगर हम नहीं करते हैं तो वादा खिलाफी होता है ना। लेकिन ये जो हमारी कहानी आज की है वो तो वादा पर ही आधारित है, वादा पर, यानी उन्होंने प्रण लिया और फिर वो नहीं कर रहे। तो आइए देखते हैं आखिर ये है क्या भाई। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू हो रही है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बहुधा का अर्थ होता है अधिकतर, अगर आप लोग चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, है ना। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जब लोग बूढ़े होते हैं तो धीरे धीरे वो बचपन की अवस्था में आने लगते हैं। उनकी सोच, उनका चाल ढाल, बोली चाली फिर से वो बचपन में आने लगते, उतना सोच समझ के नहीं बोलते जैसे जैसे लोग जितने बूढ़े होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कथाकार ने यानी कि लेखक ने ये कहा है कि बुढ़ापा जो है वो बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद, यानी यहाँ पर एक हमारी पात्रा है, इस कहानी की पहली जो नायिका आई यानी जो कैरेक्टर है वो है बूढ़ी काकी। बूढ़ी मतलब समझ में आता है आप लोगों को? हाँ। जो वृद्धावस्था में हो महिला, उसे बूढ़ी कहते हैं। और उन्हें यहाँ पे संबोधित किस आदर से किया गया है? काकी के।
ठीक है। तो बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद, जीवा स्वाद यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद आनंद लेते हैं ना, तो उसे मुंह का स्वाद कहते हैं ना। आइसक्रीम खाया उसका अलग स्वाद है, पानी पूरी खाया उसका अलग स्वाद है, सबका अलग स्वाद है ना। तो वो हमारा जो जीवा है यानी हमारा जो टंग है वो हमें उसकी सूचना देता है कि अरे ये कैसा टेस्ट है, ये कैसा टेस्ट है। तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है, बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। यानी जो बूढ़ी काकी है उसको अभी अब क्या उसकी क्या इच्छाएं शेष बची हुई है, सिर्फ उसको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने, उसको तरह तरह की चीजें खाने पसंद है। बस वही उसकी अब एक उम्मीद बची हुई है कि और मुझे कुछ नहीं कि आगे पढ़कर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे तरह तरह के और स्वादिष्ट व्यंजन या भोजन मिले खाने के लिए, है ना। कोई चेष्टा यानी कोई कोशिश ही नहीं करती है वो, उसके सिवा उसके पास और कुछ नहीं है। और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। और दूसरा चीज क्या है, अगर उसको कोई कष्ट हो, कष्ट यानी उसको कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, तो उसका वो क्या करती है, वह रोकर चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। लोगों को अट्रैक्ट करने का वो क्या काम करती है, जब उसे तकलीफ होता है तो रोती है, चिल्लाती है बहुत जोर जोर से। फिर क्या आगे लिखा है, कोई दूसरा सहारा नहीं, मतलब उसको यही करके बुलाया, लोगों को अट्रैक्ट करती है चिल्लाकर। समस्त इंद्रियां, इंद्रियां मतलब समझते हो आप लोग, ये हमारी इंद्रिय काम करती है, बॉडी जो हमारा ऑर्गन्स ऑर्गन्स है ना। शांतनु क्या हुआ, पढ़ना, जवाब दो, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है जवाब दो। तो समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके हैं। यानी बूढ़ी काकी के जो इंद्रियां हैं, ऑर्गन है, वो जवाब दे चुके हैं। जैसे जैसे लोग बुढ़ापा की अवस्था में जाता है उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म पड़ने लगती है, स्थूल होने लगती है, गिरने लगता है ना। उसके बाद आगे कुछ इस तरह लिखा है, पृथ्वी पर पड़ी रहती पर घरवाले कोई पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल, यानी कि उनकी इच्छा जो होती है उसके अनुसार कोई नहीं करता, उसका अपोजिट काम होता है। वो जो बूढ़ी काकी बोलती है, प्रतिकूल का अपोजिट वर्ड क्या है, प्रतिकूल का अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी, अनुकूल, है ना। अनुकूल, अनुकूल का अपोजिट है प्रतिकूल और प्रतिकूल का अपोजिट है अनुकूल, है ना। मतलब उसके विपक्ष में ही काम करते, जो काकी बोलते उसका उल्टा ही करते हैं। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। बच्चे की तरह अगर कोई आया और आकर कुछ सामान लाया बाजार से यानी मार्केट से, कुछ खाने पीने की वस्तु, और बूढ़ी काकी को नहीं मिला तो बूढ़ी काकी क्या करती थी, रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, यानी वो रोती थी तो ये साधारण रूप से, सामान्य रूप से कोना पकड़ के या चुपचाप से नहीं रोती थी। वो क्या करती थी, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी ये एक मुहावरा है, चिल्लाकर जोर से रोना, है ना। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी ये जो कहानी लिखी गई है उस समय उनके जो हस्बैंड है, बूढ़ी काकी के जो पति हैं, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, यानी उनकी देहांत हो चुका है। बेटे तरुण हो होकर चल बसे, यहाँ पे एक वर्ड आया है तरुण। तरुण का अर्थ होता है युवा, जवान, है ना। तो जो बूढ़ी काकी के बच्चे थे, बेटे थे, वो युवा अवस्था में आके वो भी गुजर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे बूढ़ी काकी की कितनी दुर्दशा है, कितनी दुख है। अब एक भतीजे के सिवा, भतीजा आप लोग समझते हो, समझते हो ना। यहाँ पे भतीजा कौन है, जो काकी है उनका देवर, देवर समझते हो, हस्बैंड का छोटा भाई देवर कहलाता है, और उसका जो बेटा है वो इसका यहाँ पे भतीजा है ना। समझ में आई, नहीं आई। ये जो बूढ़ी काकी है, इसका हस्बैंड था, हस्बैंड का छोटा भाई,
हाँ, छोटा भाई कब तो उसका बेटा, हाँ। उसका बेटा, इसका यहाँ भतीजा है बूढ़ी काकी का, और बूढ़ी काकी उसकी काकी है ना। तो बूढ़ी काकी को किसका सहारा है? सिर्फ एक भतीजे का, है ना, सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। और बूढ़ी काकी ने अपनी संपत्ति क्या की? किसे लिख दिया सारा संपत्ति? भतीजे को। हाँ, उन्हीं के नाम पे अपनी जो भी उनकी संपत्ति थे उन्हीं के नाम पर लिख दिया, है ना। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए। देखिए यही उसका वादा था। हाँ। जब वो अब उनकी संपत्ति, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम से लिखवा रहा था तो उसने बड़े बड़े वादे किए। किससे किए? बूढ़ी दादी से, बूढ़ी काकी से, ठीक है ना। तो वादा तो किए, वे सब वादे केवल कुल्ली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यानी वो सिर्फ एक धोखा देने के लिए और वो दिखावा थे, वो सही नहीं थे। सब्जबाग यानी दिखावा करना। देखिए पीछे लिखा है क्या? नहीं है क्या? नहीं। हाँ, वो सिर्फ दिखावा था, है ना। हाँ। यद्यपि यानी कि फिर भी उस संपत्ति की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब समझते हो? जिसको मिलनी चाहिए। सालाना। वार्षिक का अर्थ होता है सालाना, मतलब क्या? ईयरली बोलते हो ना, सालाना। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, आप तो ये निकालोगे ना हिसाब में, हाँ, कि मेरी एक साल की कितनी इनकम है। हाँ। तो उसको जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो क्या बोलते हो? मेरी इनकम ईयरली कितनी है, उसी को हिंदी में बोलते हैं वार्षिक, हाँ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो बताया गया है, यद्यपि फिर भी उस संपत्ति की वार्षिक आय, यानी जो बूढ़ी काकी की संपत्ति थी उसकी जो सालाना आय है, जो इनकम है, 150-200 रुपये से कम न थी। देखिए ये कहानी जब लिखी गई है वो बहुत पहले की लिखी गई है, और उस समय बूढ़ी काकी की जो संपत्ति की आय थी, इनकम थी, वो थी 150-200। 1.5 समझते हो आप लोग? 150। हाँ, 1.5 को 1.5 कहते हैं, ठीक है। तो 150-200, 100 यानी 100 है ना। तो यहाँ पे 1.5 यानी 1.5, 100 या 200, उतना उसका इनकम था। तथापि का अर्थ होता है फिर भी, है ना। फिर भी, यहाँ पे फिर भी होगा। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी कि जो उनके भतीजे को भोजन मिलता था, इनकम मिल रहा था बूढ़ी काकी का, वो कितना था? 150 से 200 वार्षिक रूप में मिल रहा था, वार्षिक आय के रूप में। फिर भी वो बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं दे रहा था। मतलब उसमें ज्यादा था, पैसे ज्यादा था। ये कहानी जब लिखी गई है उस समय उसकी बहुत महत्व थी, ठीक है। उस समय 1 पैसा 2 पैसा का महत्व था, तो ये तो 150 से 200 रुपये की बात हो रही है, तो उस समय अच्छी खासी वैल्यू थी। 60-70। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट तो मैं भी नहीं बता सकती, बट था, उसका वैल्यू था। फिर भी उसके भतीजे ने क्या किया? काकी को पेट भर भोजन वो नहीं देता था, ठीक है ना। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। देखिए यहाँ पे भतीजे का नाम क्या है? पंडित बुद्धिराम। बुद्धिराम अपराध था। अपराध क्या हुआ? अपराध किसे कहते हैं? जो गलत करता है। हाँ, जो गलती करता है उसे अपराध जो गलती करता है उसे अपराधी कहते हैं, और जो गलत काम करता है, गलत चीज को अपराध कहते हैं, ना। तो ये उसका अपराध था। किसका अपराध था? बुद्धिराम का, कि वो बूढ़ी काकी की संपत्ति तो ले रहा था, बट उन्हें पेट भर भोजन नहीं दे रहा था। ये उसकी गलती थी, है ना। ये उसने अपराध किया था। अथवा उनकी अर्धांगिनी, यहाँ पे अर्धांगिनी का अर्थ कौन बता सकता है? पत्नी। वाह, पत्नी का बहुत अच्छा समझते हो आप। शांतनु, अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी। श्रीमती रूपा का, यहाँ पे जो पंडित बुद्धिराम है उनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती रूपा, ठीक है। इसका निर्णय करना सहज नहीं। यहाँ पे आगे लिखा है, इसमें उनके भतीजे पंडित राम बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी पत्नी का। यानी कि जो काकी को पेट भर भोजन नहीं मिल रहा था, इसमें किसको कितना
दोष था। किसका कितना यहाँ पे अपराध था? पंडित बुद्धिराम का या उसकी पत्नी का, ये कहना आसान नहीं है, ये सहज नहीं है, आसान नहीं है। यानी कि जब किसी के घर में किसी बुजुर्ग को कष्ट होता है, तकलीफ होता है, उसमें ज्यादा योगदान किसका है? पति का है या पत्नी का? ये कहना सहज नहीं था, यानी आसान नहीं था। जो पत्नी है उसका क्या नाम है? रूपा। और भतीजे का नाम? बुद्धिराम। ठीक है। आगे कुछ इस तरह है, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन व्यक्ति किसे कहते हैं? जो ऐसे अच्छा बिहेव करता है। यस। और उसका अपोजिट क्या होगा सज्जन का? दुर्जन। दुर्जन। देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए ये बीच बीच में अपोजिट वर्ड या समानार्थी वर्ड इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये तो पैराग्राफ आपको उठा के दे देगा, लेकिन इसके अंतर्गत जब एक एक शब्द के आपके प्रश्न तैयार होंगे, लिंग बताने के लिए, वचन परिवर्तन करने के लिए, या फिर समानार्थी शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, तो आप भी ध्यान देना। कोई ऐसा कठिन शब्द आए आपके सामने तो आप पूछिए और उसका मीनिंग जानिए, ताकि आप तुरंत उसका समानार्थी भी जाने और विरोधार्थी भी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो आगे कुछ इस तरह है, वो व्यक्ति सज्जन था, यानी कि वो स्वभाव से अच्छा था। कौन? आप बताओ। बुद्धिराम। किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष में कोई आंच ना आए। बुद्धिराम स्वभाव से तो बहुत सज्जन था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कब तक? जब तक उसके कोष में कोई आंच ना आए। कोष किसे कहते हैं? कोष। प्रेम तुम बोलो। रोहित आप बोलो। कोष। काम। दुर्घटना कुछ। खजाना। हाँ, वो संपत्ति है। तो वो खजाना जिसमें इकट्ठा करके रखता था अपने पैसे को, वो बुद्धिराम स्वभाव से तो बहुत अच्छा था, सज्जन व्यक्ति था, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे पैसे में मत आओ। अगर पैसे का जिक्र जहाँ है, मुझे पैसा देना है या पैसे से मुझे उसका सेवा करना है या फिर उसका कार्य करना है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ये किसका स्वभाव था? बुद्धिराम। समझ गए? तो यानी वो तब तक अच्छा था जब तक आप उसके कोष के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो बुद्धिराम की जो काकी थी, बूढ़ी काकी, आखिर उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसके कोष से तो आएगा। मान लीजिए दवा है या उसको खाना खिलाना है या फिर उसके कपड़े लेने हैं, तो उसको तो उसमें कोष पे तो बात आएगी ही, आएगी ना। तो वो जहां पे पैसे का जिक्र होता था वो आनाकानी करने लगता था, टाल मटोल करने लगता था। ठीक है ना। अब फिर आगे कुछ इस तरह से है, रूपा स्वभाव से तीव्र थी, तीव्र सही थी, यानी कि उसकी जो बहू थी, बूढ़ी काकी की बहू थी, यानी बुद्धिराम की पत्नी, वो स्वभाव से तीव्र थी, तेज थी, थोड़ी झुलझुलाहट थी, थोड़ा तेज बोलती थी, लेकिन पर ईश्वर से डरती थी। वो भले तेज बोलती थी, थोड़ा चिड़चिड़ करती थी, लेकिन वो अन्याय का काम